हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जो हैं वो मौर्योत्तर काल की कला के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले स्थापत्य कला को देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने मूर्ति कला में अभी तक गांधार कला और मथुरा कला को देख लिया है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अमरावती कला के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज हम लोग अमरावती कला के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अमरावती की पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं। अमरावती जो है वो मौर्य काल से ही हमें सातवाहनों के अधीन क्षेत्र देखने को मिलता है, जो आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था। और हम देखते हैं कि इसी क्रम में अमरावती जो है वहाँ पे कृषि, शिल्प व व्यापार का भी महत्व बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा ये तो हमने मौर्य काल की बात की, लेकिन मौर्य काल के बाद जब मौर्योत्तर काल आता है तो यहाँ पे जो सातवाहन और इक्ष्वाकु वंश थे उनके अधीन भी हमें अमरावती का विशेष महत्व देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मौर्य काल और मौर्योत्तर काल जो था उसमें न केवल दक्षिण भारत में बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार हुआ, बल्कि कला और शिल्प का भी दक्षिण भारत में प्रसार होता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसा कि मैंने बताया था कि उत्तर भारत में उस टाइम पे अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से जो जैन धर्म था वो जो कुछ लोग थे वो दक्षिण भारत में चले गए थे और कुछ लोग वहीं पर रह गए थे। तो जो दक्षिण भारत में चले गए थे उन्हें हम लोग दिगंबर कहते थे, और जो वहीं पर रह गए थे उन्हें हम लोग श्वेतांबर कहते थे। तो इस तरीके से दक्षिण भारत में भी हमें जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार होता हुआ दिखाई देता है। और जब वहाँ पे बौद्ध धर्म या जैन धर्म का प्रसार हुआ था तो उनसे जुड़ी कलाओं का प्रसार होता हुआ भी हमें दक्षिण भारत में दिखाई देता है। तो इसी पृष्ठभूमि में अमरावती कला का विकास हमें दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो सातवाहन क्षेत्र था वो हमें ये जो दक्कन वाला एरिया है यहाँ पे देखने को मिलता है। पहले जब मौर्य काल था तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे हमें मगध या फिर जो मौर्य साम्राज्य था वो देखने को मिलता था, लेकिन मौर्य साम्राज्य के बाद ये छोटे छोटे भागों में बट गया था और जो ये वाला एरिया था यहाँ पे हमें सातवाहन वंश देखने को मिलता है। और ये जो अमरावती है ये वर्तमान में हमें आंध्र प्रदेश की राजधानी देखने को मिलती है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये वर्तमान टाइम में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो क्षेत्र है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसीलिए जो अमरावती है वो वर्तमान में भी हमें आंध्र प्रदेश की राजधानी देखने को मिलती है। तो ये हमने अमरावती के बारे में बात की। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो अमरावती कला है इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो इसका नाम भले ही अमरावती कला है, लेकिन ये अमरावती के अलावा आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और गोली तथा जयगपेट और भट्टरपोलू जो हैं उन जगहों पर भी ये जो कला है वो फैली हुई थी। इसके अलावा अगर हम इस कला की निर्माण सामग्री के बारे में बात करें तो ये जो मूर्तियां बनाई जाती थी इनमें हमें संगमरमर का अत्यधिक प्रयोग देखने को मिलता था। अगर हम इसके विषय के बारे में बात करें तो ये भी हमें बुद्ध और बोधिसत्व से संबंधित देखने को मिलती हैं, लेकिन इसमें आम जनजीवन से संबंधित मूर्तियां भी हमें देखने को मिल जाती हैं। अब हम लोग इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम बुद्ध की मूर्तियों के बारे में बात करें तो इसमें हमें अधिकांशतः बुद्ध की वो मूर्तियां देखने को मिलती हैं जिनका वर्णन जातक कथाओं में देखने को मिलता है। जातक जो कथा है वो बुद्ध के जीवन से संबंधित एक कथा है, और ये जो मूर्तियां होती थी उस कथा के अनुसार ही ये जो बुद्ध की मूर्तियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। इसमें अगर हम बुद्ध के जीवन से संबंधित मूर्तियों के बारे में बात
बात करें तो उनमें हमें एक तो मूर्ति देखने को मिलती है जब बुद्ध राजमहल में जाते हैं और वो अपने बेटे राहुल से मिलते हैं, तो बुद्ध और राहुल की मुलाकात की जो मूर्तियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो देवदत्त था जिसने बुद्ध को मारने के लिए एक पागल हाथी को भेजा था, तो उसकी भी मूर्ति हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये जो बुद्ध की मूर्ति आप देख रहे हैं ये वर्तमान टाइम में भी हमें अमरावती में देखने को मिल जाती है, जो बुद्ध की एक प्रमुख मूर्ति मानी जाती है। इसके अलावा अब हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि ये जो स्तूप है ये हमें प्रमुख स्तूप देखने को मिलता है जो अमरावती कला के द्वारा बनाया गया था। ये भी स्तूप हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम आम जनजीवन से संबंधित मूर्तियों के बारे में बात करें तो इसमें हमें महिलाओं से संबंधित मूर्तियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जैसे कि कंघी करते हुए और दर्पण देखते हुए एक नारी की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें कि ये तो हमने सातवाहनों के टाइम की बात की कि ये जो सातवाहन जो शासक थे उनके टाइम पे अमरावती कला का इतना विकास हुआ था, लेकिन सातवाहनों के पश्चात भी अमरावती जो है वो मूर्ति कला के रूप में एक प्रमुख केंद्र बना रहा था। तो ये हम लोगों ने अमरावती कला के बारे में बात की। इसमें ये कुछ और मूर्तियां हैं जो आम जनजीवन से संबंधित मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। अब जो है हमारा मौर्योत्तर काल पूरा हो चुका है। अब हम लोग गुप्त काल के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने स्टार्टिंग से एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या देखा। सबसे पहले हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने सबसे पहले बताया था कि जो मानव था वो किस तरीके से जीवन व्यतीत करता था, फिर उसने धीरे धीरे किस तरीके से आँख का प्रयोग करना शुरू किया और फिर वो कृषि करने लगे थे। फिर हमने ऋग्वैदिक काल में बात की थी कि वो अब 4-5 लोग मिलकर एक कबीला बनाकर रहने लगे थे। उसके बाद फिर मैंने उत्तर वैदिक काल में बताया था कि वो लोग 4-5 जो कबीले बना के रहते थे वो सब कबीले मिलके एक जनपद बना के रहने लगे थे और फिर वो जनपद 4-5 मिलके एक बड़ा महाजनपद बना लेते थे, जिसके बारे में हमने महाजनपद काल में बात की थी। और इन सब महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध महाजनपद था, जिसमें हमने 4 वंशों के बारे में बात की थी, जिसमें जो शक्तिशाली सबसे वंश था वो मौर्य वंश था, तो जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। और उसमें हम देखते हैं कि अशोक के बाद कोई भी सबसे शक्तिशाली शासक देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए जो मौर्य साम्राज्य था उसका पतन हो जाता है और वहाँ पे बहुत से छोटे छोटे राजवंश जो हैं वो उभर कर सामने आने लगते हैं, जिनके बारे में हमने मौर्योत्तर काल में बात की थी। तो ये अभी तक का हमारा मौर्योत्तर काल तक का पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को गुप्त काल के बारे में बात करूंगी। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।